हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस का हमारा नेक्स्ट पार्ट 1 हम पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके उसे वहाँ से समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं फिर। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि होलोजोइक कौन से मोड का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में भी, ठीक है। और जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड लेता है उस प्रोसेस को आप फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। जब अमीबा का न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां ईजेशन, ठीक है। इन 5 स्टेप्स के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको बताती चलूँगी। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इंजेशन मतलब होता है, इंजेशन का मतलब है आप फूड को किसी अपने कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के किसी स्पेशल ऑर्गन से फूड को अपनी बॉडी में लेता है, उसे इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब कि उस फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में और डाइजेस्ट होता है। अब्जॉर्प्शन मतलब कि उस फूड से जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब होके हर सेल में पहुंचते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। एसिमिलेशन मतलब अब जो खाना बच गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो खाना बचा उसमें से वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है। और ईजेशन मतलब अब जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका बच गया है वो अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो ऐसा ही कुछ अमीबा में भी होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। पहले ये फूड है, अमीबा सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है। सूडोपोडिया बनाता है और उससे फूड को अपनी बॉडी में ले लेता है। तो इसका स्पेशल ऑर्गन सूडोपोडिया है जिससे वो अपना खाना लेता है। तो इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन होता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर ईजेशन हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब हमारी बॉडी में भी वो 5 स्टेप्स होते हैं जो अमीबा की बॉडी में होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हो, जिसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। यानी कि अगर बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड से मिलके बना होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं आपके। 5 पार्ट से मिलके आपका एलिमेंट्री कैनाल बना होता है। पहला माउथ, दूसरा ईसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और 5वां है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इन 5 के बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए आपको पहले मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे यहाँ पर डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। पहले हम इस फिगर को समझने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम इस फिगर पे वापस आएंगे और इसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री कैनाल होती है एक लॉन्ग ट्यूब जो कि 9 मीटर लंबी होती है। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। अब माउथ तो आपको पता ही है, एंड माउथ देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है माउथ से और यहाँ एनस पे जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये होती है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आपका माउथ, पहला पार्ट है माउथ। अब ये जो माउथ है ये इंजेशन का काम करता है। इंजेशन वाली प्रोसेस आपकी माउथ में होती है क्योंकि ह्यूमन बींग्स माउथ से अपना फूड अपनी बॉडी में लेते हैं। उसके बाद माउथ का जो अंदर का पोर्शन होता है उसे आप बकल कैविटी कहते हैं। इसमें टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं ताकि आसानी से उसे स्वैलो किया जा सके। टंग क्या करती है, सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देती है और ये टेस्ट करने का भी काम करती है। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है। सलाइवरी ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। सलाइवा क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है, जो नेचर में थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसका pH 6.8 होता है। ठीक है। सलाइवा क्या होता है, जैसे आप कहते हो ना, आप अपनी मनपसंद का कोई खाना देखते हो तो कहते हो कि मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब होता है कि आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। ठीक है। वो जो पानी आता है वो एक्चुअली में सलाइवा होता है। ठीक है। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम किसको कहते हैं, एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं शुगर में। स्टार्च जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, यानी कि उसको तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। तो देखिए, इंजेक्शन हुआ आपका माउथ में, उसके बाद डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है जिसका ब्रेक डाउन होता है शुगर में। इंजेक्शन आपका माउथ में हुआ, डाइजेशन भी आपका माउथ से ही स्टार्ट हो गया, दूसरी प्रोसेस भी। अब देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है, और एक मूवमेंट होती है इसमें। वो मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या होती है, देखिए आपको यहाँ फिगर में दिख रही होगी, मूवमेंट होती है कि जो ईसोफेगस की मसल्स होती है वो फूड को पीछे से पुश करती हैं ताकि वो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है। इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, देखिए पहले, और फिर उसके बाद फूड यहाँ तक बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर फूड बढ़ा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर फूड बढ़ा, और ये फाइनली कहाँ पे पहुँच जाता है, स्टमक में। ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है फूड के साथ, एक बात याद रखिएगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है। स्टमक में आते हैं, स्टमक में क्या होता है फूड के साथ, स्टमक जो है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है। ठीक है। स्टमक जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जे शेप्ड भी है या फिर सी शेप्ड है। स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला कार्डियक स्टमक, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको आप कार्डियक स्टमक कहते हैं, बीच वाले पार्ट को आप बॉडी कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, एंडिंग वाला पार्ट, उसको आप पिलोरिक पार्ट कहते हैं। ठीक है। अब जो स्टमक की वॉल होती है ना, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स। ठीक है। कौन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते क्या है एक्चुअली में, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है कि वो 3 चीज़ सेक्रीट करते हैं, 3 चीज़ रिलीज करते हैं। पहली HCl, दूसरी पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। अब हम तीनों के काम देखते हैं। देखिए HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 चीज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करती हैं। ठीक है। तो HCl का काम क्या होता है कि ये खाने को एसिडिक बना देता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और ये जो हमारे पेट में हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कर देता है, किल कर देता है। फिर पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन के आगे देखिए लिखा है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब कि पेप्सिन क्या करता है, जो आपके फूड में से अब जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगा पेप्सिन। और म्यूकस का क्या काम होता है, देखिए HCl हर टाइम आपके पेट में रिलीज होता रहता है, तो आपकी स्टमक की वॉल की लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो HCl से जले नहीं। ठीक है। तीनों के फंक्शन ये हो गए। तो मतलब अब स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का। यहाँ तक क्लियर। देखिए ये हो गया स्टमक का डायग्राम, ये ऊपर वाला पार्ट है कार्डिया, ये होती है बॉडी, और ये हो गया हमारा पिलोरस या फिर पिलोरिक पार्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद खाना आपका पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से तो लगती है बहुत छोटी सी है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी लेंथ है 6.25 मीटर। ठीक है। अब ये छोटी क्यों लगती है, क्योंकि ये बहुत कम जगह में एडजस्ट हो जाती है। इसमें बहुत सारी कॉइलिंग होती है, ऐसे ऐसे
कॉइलिंग रहती है, कॉइलिंग की वजह से बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये छोटी लगती है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मीट ईटिंग एनिमल्स, या फिर आप कह सकते हैं कार्निवोरस के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है ना, उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन मीट जो है ना वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को आप कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म हो जाता है पूरा। अब जितनी भी चीज़ें बची हैं सबका डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इन सब का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगा। और उस डाइजेशन को करने के लिए कौन हेल्प करता है? देखिए, लीवर से आता है आपका बाइल जूस और पेनक्रियास से आता है आपका पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, लीवर से आपका बाइल जूस आता है, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप देखिए क्या क्या हेल्प होता है। पहले तो जो फूड स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है, तो उसको पहले बेसिक बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया, आपकी लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है। लीवर बाइल जूस बनाता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ठीक है, अब बाइल जूस क्या करेगा, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, मतलब फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, उनको तोड़ेगा छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, और इस प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है कौन? बाइल जूस, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, उन्हें डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए। इस प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये काम हो गया बाइल जूस का। अब पेनक्रियाज से आता है आपका पेनक्रियाज, जिसे आप हिंदी में पित्ता कहते हैं, है ना, वहाँ से आता है आपका पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस में दो तरह के एंजाइम होते हैं। एंजाइम मैंने आपको बताया बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो दो एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, जितना भी अब बचा है प्रोटीन। वैसे तो प्रोटीन पेप्सिन डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन जो बच जाता है उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा? जो इमल्सिफाइड फैट है, यानी कि फैट जो छोटे छोटे पीसेस में बट गई है, उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? कंप्लीटली देखो, अब जितना भी प्रोटीन है ना, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और जो फैट है उसको फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो गया ना कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ तक आपकी डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म, डाइजेशन हो गया पूरा। अब जो आपका खाना बचेगा वो अनडाइजेस्टेड है, अब वो नहीं पच सकता। डाइजेशन यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? एसिमिलेशन की। नहीं, अब्जॉर्प्शन की होगी। पहले अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो अब अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और ये अब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी अंदर की लाइनिंग में ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जिसे आप वेलाई कहते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें आप वेलाई कहते हैं। ये वेलाई क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। फूड में से जितने भी मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, और जो विलाय होती है वो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी होती है, तो वो उन मिनरल्स को ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स में भेज देती है। इतना काम, यानी कि एब्जॉर्प्शन का भी काम कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया। सेकेंड बचा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम अब कहाँ होता है? वो होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम। ये डायग्राम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। जो ये वाला जो होता है ना, जो स्टमक से कनेक्ट होता है, इस पार्ट को आप डिओडिनम कहते हैं, बीच वाले पार्ट को इलियम कहते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है उसे आप जिजेनम कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक विलाय का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये एक विलाय है, बस सिर्फ एक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, यहाँ अंदर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है विलाय। तो ये एक विलाय का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ।
ठीक है। देखिए इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड है। तो देखिए क्या करती हैं ब्लड कैपिलरीज, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एब्जॉर्व कर लेती हैं और सारी सेल्स में पहुंचा देती हैं। ये काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब लास्ट काम आता है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसमें से वाटर एब्जॉर्व करना है, यानी कि आपको करना है, अब एसिमिलेशन की प्रोसेस होनी है। तो वो होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ मटेरियल रहा वो एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यानी कि अब आपका एसिमिलेशन भी हो गया और ईजेशन भी हो गया। तो आपके होलोजॉइक न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेसेस हुई, यानी कि आपका डाइजेशन ख़त्म। अब आपको समझ में आया कि वो जो खाना आपकी प्लेट में होता है उसके साथ आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, मुंह से लेके पूरा एनएस तक की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। ये देखिए, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर कॉइल्ड रहती है, ठीक है। अब हम डायग्राम समझते हैं, अब हमें डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखिए एक सेकेंड, माउथ से लिया आपने खाना, तो यहाँ से हो गई आपकी इंजेशन की प्रोसेस। फिर उसके बाद आप अंदर आए तो आपके मुंह में सलावा प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है, किसमें, शुगर में। तो यहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट। फिर ईसोफेगस को आप फूड पाइप भी कहते हैं, कहीं पे फूड पाइप लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टलिक मूवमेंट के थ्रू आपका वो खाना आता है। देखिए यहाँ पे स्टमक में अब आपका होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 चीज़ सेक्रेट करते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ भी होती है। और म्यूकस क्या करता है, पेट की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि HCl से जले नहीं। उसके बाद देखिए ये खाना आपकी जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ लीवर से बाइल जूस आता है और ये पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है ना आपको, ये गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन हो जाता है एमिनो एसिड में, और फैट हो जाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। उसके बाद डाइजेशन ख़त्म। फिर अब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है विलाई के थ्रू। विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है और ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होती है। तो जो मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं उनको मिनरल्स जो अब्जॉर्ब होते हैं और जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड होता है उसको अब्जॉर्ब करके सारी सेल्स में भेज देती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। उसके बाद आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे अब क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उस अनडाइजेस्टेड फूड में से, और वो अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ये हो गई आपकी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये था पार्ट 2। पार्ट 3 भी आपके बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।